गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। सो बेटा चैप्टर अपना चल रहा है फर्स्ट सिविक्स, व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी। आई होप जो पहले वाले जो वीडियो हैं वो तुमने कर लिए हैं सारे अच्छे से, ठीक है। तो बेटा सीरियल वाइज टॉपिक करते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और प्रॉब्लम आती भी है तो साथ के साथ चैट में पूछ लिया करो, ठीक है। नोट्स बनाते रहो वाले, वैसे तो इसके नोट्स मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है, आपको मिल जाएंगे इसके नोट्स आज। तो बेटा पेज नंबर 13 पे आ जाओ, ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। सो एज यू नो, देखो पहले जो हमने डेमोक्रेसी के बारे में डिस्कशन किया है, तो पहले हमने किया था मीनिंग, डेफिनेशन, फिर हमने किए फीचर्स, फिर हमने किए आर्गुमेंट्स इन फेवर, फिर हमने किया अगेंस्ट। तो ये सारी बातें हमने की हैं, ठीक है। उसको डीपली समझने की कोशिश किया है कि डेमोक्रेसी होता क्या है, क्या क्या कंटेंट उसमें होना चाहिए, क्या क्या स्पेसिफिकेशन उसमें होने चाहिए, ठीक है। किस फॉर्म को हम क्या कहेंगे, प्योर डेमोक्रेसी कहेंगे, किसको एक नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री कहेंगे, किस सिचुएशन में हम उसको पार्टली डेमोक्रेसी कहेंगे, ठीक है। So page number 13 पे broader meanings of democracy. So in this chapter we have considered the meaning of democracy in a limited and descriptive sense, and we have understood democracy as a form of government. तो हमने ये तो देखा है कि डेमोक्रेसी क्या होती है, क्या है, गवर्नमेंट का एक फॉर्म है, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट कई तरीके से होती है, कई so this way of defining democracy helps us to identify a clear set of minimal feature that a democracy must have, ठीक है। मीन्स क्या क्या स्पेसिफिक फीचर उसके होने चाहिए जिसको हम कहेंगे कि ये एक बढ़िया डेमोक्रेसी है। So the most common form that democracy takes in our times is that of a representative democracy. तो अब जैसे इंडिया में क्या है, इंडिया में रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, ओके। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का मीनिंग क्या होता है कि जो पार्लियामेंट है या लेजिस्लेटिव असेंबलीज है, मीन टू से जो रूलर्स हैं वो रूलर्स हमारे चुन के गए हैं, हमारे रिप्रेजेंटेशन करते हैं, ठीक है, जनता को रिप्रेजेंट करते हैं। So you have already read about this in previous classes. In the countries we call democracy, all the people do not rule. अब जिसको हम कह रहे हैं डेमो, अब देखो डेमोक्रेसी का मीनिंग हमने क्या देखा था, डेमोक्रेसी का मीनिंग हमने देखा था डेमो मीन्स पीपल और क्रेसी मीन्स रूल, ठीक है, यानी कि हिंदी में बोलें तो जनता का शासन। अब इसमें ऐसा तो नहीं है कि मान लो अब जैसे इंडिया में भी डेमोक्रेसी है, ऐसा तो नहीं है कि सारी जनता ही रूल कर रही है, सारी जनता शासन कर रही है, नहीं। होता क्या है, हमारे बीच से कुछ लोग चुनाव लड़ते हैं, हम उनको वोट देते हैं, एरिया में जिस बंदे को ज्यादा वोट मिलते हैं वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव बन जाता है, ठीक है। अब वो सब अलग अलग एरिया से रिप्रेजेंटेटिव जीत के आए हैं, वो हमारे लिए क्या बनाते हैं, रूल्स बनाते हैं, क्लियर। तो ये इसका मीनिंग होता है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। A majority is allowed to take decision on behalf of all the people, even the majority doesn't rule directly, ठीक है। भाई ऐसा नहीं है कि मेजोरिटी या ज्यादा लोग जो हैं डायरेक्टली रूल करते हैं, द मेजोरिटी ऑफ पीपल रूल थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। तो होता क्या है कि जो लोगों का रूल है वो रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू चलता है। दिस बिकम नेसेसरी because modern democracies involve such a large number of people that it is physically impossible for them to sit together and take a collective decision. अब एग्जाम्पल लो, मान लो एक गांव है, उस गांव में 100 घर हैं, उस गांव में क्या है कि कोई डिसीजन लेना है, कोई उन्होंने अपना नियम बनाना है, तो पॉसिबल है वो गांव में मुनादी करवाएं, मुनादी करा के बोलो भाई वहाँ उस दिन ग्राम सभा का आयोजन किया गया है और कोई डिस्कशन करना है, सारे गांव वासी पहुंचे, ठीक है। तो पॉसिबल है वो 100 घर में हद मार के कितने बंदे होंगे, 500 होंगे, 600 होंगे, सब एक जगह इकट्ठे हो सकते हैं और डिस्कशन कर सकते हैं। जिस साइड ज्यादा बंदे सहमत होंगे, हाँ जी ऐसा कर लो, वैसा हो जाएगा। बट अगर मान लो पूरे स्टेट की रूलिंग की बात है, स्टेट के रिगार्डिंग फैसले लेने हैं, तो वहां तो पूरे स्टेट के लोगों को एक जगह इकट्ठा करके नहीं हम सलाह कर सकते ना, ठीक है। फिर मान लो कोई पूरे हरियाणा को एक जगह इकट्ठा थोड़ी किया जा सकता है,
तो बेटर क्या है, हर एरिया से रिप्रेजेंटेटिव आए, वो रिप्रेजेंटेटिव मिलके आपस में डिसीजन ले लें, ठीक है। सो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि मॉडर्न डेमोक्रेसी इन्वॉल्व सच अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, इतने ज्यादा लोग इन्वॉल्व हैं, ठीक है, दैट इट इज फिजिकली इम्पॉसिबल फॉर देम टू सिट टुगेदर एंड टेक अ डिसीजन, ठीक है भाई, क्या है कि इतने सारे लोग एक जगह इकट्ठे हों, ऐसा पॉसिबल नहीं है, और मिलके डिसीजन लें। इवन इफ दे कोड, द सिटीजन डजंट हैव द टाइम एंड द डिजायर और द स्किल टू टेक पार्ट इन ऑल द डिसीजन, ठीक है। और अगर मान लो ऐसा पॉसिबल भी है तो इतना टाइम नहीं है लोगों के पास। अब मान लो हरियाणा के रिगार्डिंग फैसले लेने हो, रोज रोज सारे हरियाणा वाले एक जगह इकट्ठे नहीं हो सकते, ठीक है, या पंजाब के रिगार्डिंग लेने, सारे पंजाब के लोग एक जगह इकट्ठे नहीं हो सकते, ठीक है। दिस गिव्स अस अ क्लियर बट मिनिमल अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी। दिस क्लियरिटी हेल्प अस टू डिस्टिंग्विश डेमोक्रेसीज एंड नॉन डेमोक्रेसीज। तो यहीं से हमें क्या होता है कि एक मीनिंग हमें पता लगता है डेमोक्रेसीज एंड नॉन डेमोक्रेसीज के बीच में। बट इट डजंट अलाउ अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ डेमोक्रेसी एंड अ गुड डेमोक्रेसी, ठीक है। अब आपको डेमोक्रेसी एंड नॉन डेमोक्रेसी का मीनिंग तो इस चैप्टर में पता लगा है भाई, आप किसको डेमोक्रेसी कहेंगे, किसको नॉन डेमोक्रेटिक सिस्टम कहेंगे, ठीक है। बट यहाँ पे एक और भी बात है, एक डेमोक्रेसी एंड गुड डेमोक्रेसी, ठीक है, यानी डेमोक्रेसी तो है बट कंडीशन कैसी है। एक होती है गुड डेमोक्रेसी, जहां पे लोगों को गवर्नमेंट की सारी एक्टिविटी पता होती हैं, यानी कि हर मामले पे पूरी ट्रांसपेरेंसी होती है, पारदर्शिता होती है, कोई फैसला ऐसा नहीं होता जिसमें गवर्नमेंट जो है बस या करप्शन हो जाए, ठीक है। अब अगर करप्शन हो रहा है, गरीबी नहीं हट रही, गरीब आदमी परेशान है, तंग है, रोजगार नहीं मिल रहे, ठीक है, तो फिर डेमोक्रेसी का क्या फायदा। या लोगों को इन्फॉर्मेशन ही नहीं है कि जो सरकार का पैसा जा रहा है वो कहाँ जा रहा है, ठीक है, सरकार इशू कर रही है, इतना पैकेज दे देंगे, ये दे देंगे, वो दे देंगे, बट वो पैसा कब आया, कहाँ लगा, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। सो इट डजंट अलाउ अस टू सी द ऑपरेशन ऑफ डेमोक्रेसी बियॉन्ड गवर्नमेंट। फॉर दिस वी नीड टू टर्न टू ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। तो यहाँ से हमें क्या होता है कि एक ब्रॉडर मीनिंग लेना पड़ता है डेमोक्रेसी का। समटाइम वी यूज डेमोक्रेसी फॉर ऑर्गेनाइजेशन अदर देन द गवर्नमेंट। जस्ट रीड दी स्टेटमेंट। अब यहाँ पे क्या है कि आपको 3 केस दिए हैं, ठीक है। अब पहला केस है, वी आर अ वेरी डेमोक्रेटिक फैमिली, वेन एवर अ डिसीजन हैज टू बी टेकन we all sit down and arrive at a consensus. My opinion matter as much as my father. अब कई फैमिलीज जो होती हैं ना वो बड़ी लिबरल होती हैं, उनके पेरेंट्स जो होते हैं वो भी बच्चों से भी पूछते हैं भाई क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे कोई बंदा बोल रहा है भाई मेरी जो फैमिली है ना वो बड़ी डेमोक्रेटिक सी फैमिली है, जब भी कोई डिस्कशन होता है हम सारे परिवार वाले बैठते हैं, सलाह मशवरा करते हैं, और मेरा ओपिनियन भी उतना इंपॉर्टेंट है जितना मेरे फादर का, ठीक है। अब ज्यादातर फैमिली में क्या होता है, जो पापा ने बोल दिया फाइनल है, जो दादा ने बोल दिया वो फाइनल है, ऐसा करना है बस, कोई बोलेगा नहीं, बड़ों ने जो कह दिया, ठीक है। तो यानी कि वहां पे क्या है कि ठीक है बड़ों की बातें सही होती हैं, पर हम उसको ये भी नहीं कहेंगे कि अगर वो सारे परिवार से सलाह ले लें तो उसमें कोई बुराई भी नहीं होगी। अब सेकेंड ऑप्शन है, आई डोंट लाइक टीचर्स हु डू नॉट अलाउ स्टूडेंट्स टू स्पीक एंड आस्क क्वेश्चन इन द क्लास। आई वुड लाइक टू हैव टीचर्स विद डेमोक्रेटिक टेम्परामेंट। अब कई बार क्या होता है कि अब ये कोई बच्चा है वो क्या बोल रहा है, भाई मेरे को ऐसे टीचर अच्छे नहीं लगते जो क्लास में बच्चों को बोलने ही ना दे, क्वेश्चन ही ना करने दे, ठीक है। भाई क्या कि मेरे को तो ऐसे टीचर चाहिए जो कि डेमोक्रेटिक टेम्परामेंट के हों, ठीक है। डेमोक्रेटिक टेम्परामेंट का मतलब क्या है कि बच्चों से भी पूछ लिया जाए, उनके क्वेश्चन है तो वो पूछे जाए, ऐसा नहीं है बस तुमको जितना समझाया उतना करो, चुपचाप बैठो, फालतू नहीं करना, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। अगर बच्चा कुछ पूछ रहा है तो वो होना चाहिए, उस पर डिस्कशन हो सकता है अगर पॉजिटिव बात है तो। ऐसा नहीं है शरारतें करी जा रहे हैं, बोली जा रहे हैं मन का कुछ भी, ऐसा नहीं चलेगा। थर्ड है, वन लीडर एंड हिज फैमिली मेंबर्स डिसाइड एवरीथिंग इन दिस पार्टी, हाउ कैन दे टॉक ऑफ डेमोक्रेसी। अब कोई पार्टी है, ठीक है, उस पार्टी में हेड जो है वो एक ही फैमिली के हैं, आगे उन्होंने आधी टिकटें तो आधे इलेक्शन तो उन्हीं के फैमिली के मेंबर लड़ते हैं, ठीक है, पार्टी के सारे डिसीजन वो ही लेते हैं, तो ऐसे में पार्टी में डेमोक्रेसी क्या रहेगी।
डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है कि ऊपर से लेके नीचे तक एक तंत्र ऐसा होना चाहिए कि सबके सलाह मशवरे लिए जाने चाहिए, ठीक है। So these way of using the word democracy go back to its basic sense of a method of taking decisions. A democratic decision involves consultation with and consent of all those who are affected by the decision. डेमोक्रेसी का मीनिंग मेनली तो ये होता है कि जब भी कोई डिसीजन लिया जा रहा है, फैसला लिया जा रहा है, तो पूरी तरह से कंसल्टेशन होना चाहिए, उन लोगों की खास तौर से राय होनी चाहिए जिनको अफेक्ट ज़्यादा होने वाला है या किसी के नुकसान होने की अगर संभावना है तो। दिस कैन अप्लाई टू अ गवर्नमेंट और अ फैमिली और एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन। अब ये एक फैमिली में भी हो सकता है, गवर्नमेंट में भी हो सकता है और किसी ऑर्गेनाइजेशन में भी हो सकता है। Thus democracy is also a principle that can be applied to any sphere of life. यानी कि डेमोक्रेसी सिर्फ सरकारों में ही नहीं लगती, डेमोक्रेसी लाइफ के हर स्फेयर में लगती है, ठीक है भाई। आप बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं, आप देखो वहाँ पे क्या होता है, कोई डिस्कशन ही नहीं होता, ठीक है, जो एक बार फाइनल हो गया तो हो गया, ठीक है। और फैमिलीज में भी ऐसा यही होता है कि जो बड़े ने कह दिया बस वो फाइनल है। Sometimes we use the word democracy not to describe any existing government, but to set up an ideal standard that all democracies must aim to become. कई बार क्या होता है, डेमोक्रेसी का मीनिंग सिर्फ ये नहीं है कि सरकार बना दी चुन के, नहीं, उसका मतलब और भी बहुत सारे चीजें उसमें इंक्लूड होनी चाहिए, ठीक है। True democracy will come to this country only when no one goes hungry to bed. असल डेमोक्रेसी उस दिन आएगी जिस दिन कोई भूखा नहीं सोएगा, ठीक है। हमने डेमोक्रेसी किस लिए लाए थे, ताकि हर आदमी को उसकी लिविंग मिलती रहे, जीविका मिलती रहे, उसका रोजगार चलता रहे, कोई भूख से ना मरे, गरीबी से ना मरे, ठीक है। तो असल डेमोक्रेसी तो उस दिन आएगी जिस दिन कोई आदमी भूख से नहीं मरेगा, गरीबी से नहीं मरेगा। अब लीडर्स के पास इतना करप्शन कर करके पैसा है और आम जनता गरीब आदमी मरा हुआ है। इन अ डेमोक्रेसी एवरी सिटीजन मस्ट बी एबल टू प्ले इक्वल रोल इन डिसीजन मेकिंग। फॉर दिस यू डोंट नीड जस्ट एन इक्वल राइट टू वोट। और अभी तो सिर्फ हमारे पास क्या है, इक्वल राइट टू वोट है, सबके वोट का वैल्यू बराबर है। असल डेमोक्रेसी वो है जहां पे डिसीजन मेकिंग में भी आम आदमी की वैल्यू हो, ठीक है। अब जैसे फिलहाल में अगर मान लो चीफ मिनिस्टर ने कोई डिसीजन लिया है, ठीक है, अगर जनता को वो अच्छा नहीं लग रहा, हमारे पास सिर्फ एक ही तरीका है, हम उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करें, ठीक है, सड़कों पे धरने दें। अगर वो ज़्यादा हो जाए तो शायद सरकार उसको वापस ले लेती है, बट कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है कि हम मान लो, कोई ऐसा सिस्टम नहीं है भाई, कोई अगेंस्ट वोटिंग का सिस्टम है, कोई ऑनलाइन पोर्टल है जहाँ पे कोई एप्लीकेशन बार ज़्यादा लोग करेंगे तो वो डिसीजन रोल बैक हो जाएगा, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। एवरी सिटीजन नीड टू हैव इक्वल इंफॉर्मेशन, बेसिक एजुकेशन, इक्वल रिसोर्स एंड लॉट ऑफ कमिटमेंट। हर आदमी का अधिकार है, उसको सूचना मिले, उसको बेसिक एजुकेशन मिले, इक्वल रिसोर्स मिले, ठीक है। देखो एजुकेशन होएगी तो ही तो पता लगेगा कि सरकार क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। If we take these ideals seriously, then no country in the world is a democracy. अब अगर जो बातें मैंने आपको पीछे बताई हैं, अगर मैं इनको एक क्राइटेरिया मानूं असली डेमोक्रेसी का, अच्छी डेमोक्रेसी का, तो आप पाओगे दुनिया में कोई भी डेमोक्रेसी गुड डेमोक्रेसी नहीं है। खास तौर से अगर आप इंडियन सिनेरियो लोगे तो आपको ये सारे फीचर नहीं मिलेंगे। Yet an understanding of democracy as an ideal reminds us of why we value democracy. It enables us to judge an existing democracy and identify its weaknesses. तो क्या है कि इट इनेबल अस टू जज एन एग्जिस्टिंग डेमोक्रेसी। तो ये जो बातें हैं ये हमारे अंदर वो कैपेबिलिटी जगाते हैं जो इससे हम पता लगा सकते हैं कि डेमोक्रेसी कैसी है, उसकी वीकनेसेस क्या हैं, कमजोरियां क्या हैं। It helps us to distinguish between a minimal democracy and a good democracy. इसी से हमें पता लगता है कि एक गुड डेमोक्रेसी है या नामचारे की डेमोक्रेसी है। So in this book we do not deal much with this expanded notion of democracy. Our focus here is with some core institutional feature ऑफ डेमोक्रेसी एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो हम इस बुक में और भी 3-4 चैप्टर हैं जो पढ़ेंगे हम लोग, और उसमें यही जो डेमोक्रेसी के बेसिक फीचर्स हैं, आइडियाज़ हैं या वर्किंग सिस्टम है, उसको हम लोग इसमें पढ़ेंगे, ठीक है।
So at this stage we just need to note that democracy can apply to many sphere of life. और इसी से हम पढ़ेंगे कि डेमोक्रेसी सिर्फ सरकार ही नहीं बल्कि लाइफ के और भी कई हिस्सों में इस्तेमाल हो सकती हैं और होती हैं, चाहे वो अब चैप्टर नंबर 1 में तो मैंने आपको ये बताया, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 में कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन आएगा, यानी कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, ठीक है। फिर आगे हमारे पास और भी चैप्टर्स हैं जो कि अपने को यही सारी बातें बताएंगे जो कि इम्पोर्टेंट आती हैं, ठीक है। तो गाइस ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है। आगे देखो, सो द मोर देयर कैन बी वेरियस वेज ऑफ टेकिंग डिसीजन इन अ डेमोक्रेटिक मैनर as long as the basic principle of consultation on equal basis is accepted. So the most common form of democracy in today's world is rule through people's elected representative. तो आज के टाइम में डेमोक्रेसी का सबसे जो अच्छा तरीका है या यूज़ किया जाने वाला तरीका वो यही है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। लोग चुन के जाते हैं, ठीक है। आप सब कंट्रीज में यही सिस्टम देखोगे। We shall read more about that in chapter number 3. But if the community is small, there can be other ways of taking democratic decision. हाँ, अगर लोग कम हैं तो अनदर फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी यूज़ हो सकती हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था ग्राम सभा वाला, कि एक गांव में पॉसिबल है कि सारे गांव के लोगों को इकट्ठा किया जा सके अगर गांव छोटा है तो, ठीक है। बड़ा गांव है तो वहाँ पे भी दिक्कत ही आएगी, और एक स्टेट या कंट्री के मामले में तो इकट्ठा किया जाना पॉसिबल है ही नहीं है, ठीक है। तो ये बेटा इस चैप्टर की मेन बातें थी जो हमने की हैं, ठीक है। अच्छा, एक्सरसाइज की अगर हम बात करें तो एक्सरसाइज में आपके पास सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ठीक है। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको खुद ढूंढने हैं और बाकी मैं आपको नोट्स भेजूंगा, वो नोट्स आपको फेयर नोटबुक में राइट करने हैं, ठीक है। तो वो वही पूरा तरीके से होंगे कि कैसे कौन से आर्गुमेंट इन फेवर में हैं, कौन से आर्गुमेंट अगेंस्ट हैं, फीचर क्या हैं। पाकिस्तान का केस मैंने आपको बताया था, जिम्बाब्वे का केस आपको बताया, इसके अलावा सऊदी अरेबिया वाला, तो ये सारे केस आपको मैंने बताए हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो नोट्स आपको इस चैप्टर के मिल जाएंगे और ये आपको खुद करके देखने हैं जो एक्सरसाइज है। क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में है नहीं है तो एनसीईआरटी क्वेश्चन तो फिर बनेंगे नहीं यहाँ से, तो इसीलिए मैं आपको नोट्स भेज दूंगा, वो नोट्स आपको फेयर नोटबुक में राइट करने हैं, ठीक है। तो ये बेटा आपके जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाता है। और मैंने आपको बताया था जो सीबीएसई मीडियम वाले बच्चे हैं उनको एग्जाम में पिक्चर्स भी आएंगी, ठीक है। तो एक बार आप पिक्चर्स पे आ जाओ, पेज नंबर 3 पे आओ। ऑन द पेज नंबर 3 यू कैन सी एक कार्टून है जो क्या कर रहे हैं, 5-6 लोग हैं, एक डंडे के ऊपर डेमोक्रेसी लिखा हुआ है और उसको सीधा करने में लगे हैं, नहीं खड़ा करने में लगे हैं। ये क्या दिखा रहा है कि वहां के लोग एफर्ट कर रहे हैं डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करने में। तो साइड में उसकी डिटेल है। This cartoon was drawn when elections were held in Iraq with the presence of US and other foreign power. ये कार्टून कब बना था? जब इराक में इलेक्शन हो रहे थे विद द हेल्प ऑफ यूएस एंड अदर पावर, ठीक है, जिनमें कि जो अमेरिका है वो हेल्प कर रहा था। सो व्हाट डू यू थिंक दिस कार्टून इज सेइंग? व्हाई इज डेमोक्रेसी रिटन इन द वे इट इज? तो इसमें डेमोक्रेसी जो लगी हुई है वो इस तरह से क्यों लिखी हुई है, ठीक है। तो ये आपको क्या है कि पिक्चर याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि ये वाला जो कार्टून है ये किस केस में हुआ है। तो ये किस केस में हुआ है? इराक में जब इलेक्शन हो रहे थे, उससे पहले वहाँ पे इतने इलेक्शंस वाला सिस्टम नहीं था, ठीक है। तो यूएस की हेल्प से वहाँ इलेक्शन हुए। पेज नंबर 4 पे है। तो क्या है कि आप एक ऐसे गेट है, गेट पे ताला लगाओ बाहर से, अंदर एक मिलिट्री का सोल्जर है, बाहर एक वीमेन है। वीमेन क्या है? डेमोक्रेसी को फीमेल एलिगरी किया है, डेमोक्रेसी को औरत के रूप में दिखाया गया है, ठीक है। पर वो क्या कह रहा है? नो एंट्री बिफोर यू फिल दैट फॉर्म एंड बिकेम ए मेंबर इन अल बाथ पार्टी, इज दैट क्लियर? अब सीरिया एक कंट्री है, आजकल तो वहाँ पे काफ़ी यूएस के हमले चल रहे हैं, काफ़ी अब तो बर्बाद हो गया सीरिया, ठीक है।
पहले क्या था, वहाँ पे एक बाथ पार्टी थी, उसी का रूल चलता था, और अगर किसी को इलेक्शन लड़ना है तो बाथ पार्टी का ही मेंबर होना चाहिए। तो और वहाँ पे मिलिट्री की भी काफ़ी दखलंदाजी थी। तो इसी में क्या दिखा रहा है भाई, वो दिखा रहा है कि अगर आपको एंटर होना है तो आपको ये अल बाथ पार्टी की मेंबरशिप का फॉर्म भरना पड़ेगा, ठीक है, फिर आप अंदर आ सकते हो, पहले हमारा मेंबर बनो। यानी वो डेमोक्रेसी को क्या कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी अल बाथ पार्टी के अंडर ही रहेगी, यानी कि चाहे कुछ भी हो जाए, पावर जो रहेगी वो बाथ पार्टी के पास ही रहेगी। तो साइड में डिटेल है, सीरिया इज ए स्मॉल वेस्ट एशियन कंट्री, द रूलिंग बाथ पार्टी एंड सम ऑफ इट्स स्मॉल एलीज आर द ओनली पार्टीज अलाउड इन दैट कंट्री, ठीक है। और ऐसे ही केस जो है वो चाइना में एंड मेक्सिको में भी था। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे एक और पिक्चर है, इसमें क्या है कि आप देखो ऐसे मिलिट्री का एक सिंबल सा बना हुआ है, मिलिट्री की ड्रेस के, बंदूक हाथ में है, और ऐसे ऊपर से एक ढक्कन सा खुल के डेमोक्रेसी अंदर है। इसका मतलब क्या है कि डेमोक्रेसी तो है पर किसके, मिलिट्री के कब्जे में, ठीक है। तो ये कहाँ का केस है, ये पाकिस्तान के ऊपर बना हुआ है, कार्टून है, साइड में डिटेल देखो। द कार्टून वॉज ड्रॉन इन द कॉन्टेस्ट ऑफ लैटिन अमेरिका, ठीक है। लैटिन अमेरिका जो है ये साउदर्न जो अमेरिका है, साउथ अमेरिका को लैटिन अमेरिका बोलते हैं। वहाँ पे भी कुछ कंट्रीज में ऐसा ही हुआ, वहाँ पे भी सरकारें जो थी वो मिलिट्री के कमांडर्स की चलती थी, मिलिट्री रूल चलता था। डू यू थिंक इट अप्लाइज टू पाकिस्तानी सिचुएशन एज वेल? और आपने देखा है परवेज मुशर्रफ के टाइम पे वहाँ पे भी क्या था, मिलिट्री की ही चलती थी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, पेज नंबर 6 पे। अब पेज नंबर 6 पे यहाँ पे क्या है कि एक ऐसे अजीब सा एक गुड्डा सा बना है। द कार्टून वॉज टाइटल्ड बिल्डिंग डेमोक्रेसी एंड वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन लैटिन अमेरिका पब्लिकेशन, ठीक है। एंड व्हाट डू मनी बैग सिग्निफाइज हेयर? अब यहाँ पे क्या है कि ये जो डेमोक्रेसी बनी हुई है ये किससे बनी है, पैसों के थैलों से, ठीक है। यानी ये क्या दिखा रहा है, करप्शन को दिखा रहा है, ठीक है, भ्रष्टाचार को दिखा रहा है ये। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आओ, पेज नंबर 7 पे। अब यहाँ पे क्या है कि एक वॉल है कि विंडो में एक बंदा बैठा हुआ है, बाहर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो वो लोग क्या कह रहे हैं, एट लास्ट वन मैन वन वोट, ठीक है भाई, एक पर्सन एक वोट। अंदर वो बंदा क्या सोच रहा है, आई लाइक इट बेटर व्हेन आई वाज द वन मैन एंड द वन वोट। भाई मुझे ये बात तब तक अच्छी लगती थी जब तक, यानी कि वन मैन यानी कि मैं, और एक ही वोट, मेरा ही वोट, ठीक है, यानी कि बस मैं ही सब कुछ हूँ। तो ये कार्टून इराक की कंडीशन का है जब वहां पे रूल होता था सद्दाम हुसैन का। दिस कार्टून इज अबाउट द इराकी इलेक्शन हेल्ड आफ्टर सद्दाम हुसैन रेजिम वाज ओवरथ्रोन। तो वहाँ पे सद्दाम हुसैन जो उनका रूलर था उसको हटा दिया, यूएस ने अटैक कर दिया था इराक के ऊपर, सद्दाम हुसैन को हटाया और फिर वहाँ पे इलेक्शन हुए। एंड ही शोन बिहाइंड द बार्स, और वो जेल के अंदर से दिखाया गया है। ओके, तो ये कंडीशन कहाँ की है, ये इराक की कंडीशन है। उसके बाद एक और कार्टून यहाँ पे दिखाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि ऐसे 3 टैंक खड़े हुए हैं, तोपे वाले, तोप लेके खड़े हुए हैं, बंदूकें लगी हुई हैं, सामने एक पर्सन है जो उसमें झांक रहा है। ये केस कहाँ का है, चाइना का। चाइना के अंदर क्या है कि आपके पास ज़्यादा राइट्स नहीं है, एक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना गवर्नमेंट है, एक ही पार्टी गवर्नमेंट है। अगर आपने थोड़ा बहुत कुछ प्रदर्शन ज़्यादा कर दिए तो आपको सख्त कार्रवाई की जाएगी। और एक बार तो चाइना में क्या हुआ था कि कुछ लोग प्रदर्शन कर रहे थे तो उनको वहाँ पे तोप से उड़ा दिया था, वहीं पे तोपे मंगवा के। थियानमेन नाम की वो जगह थी, थियानमेन चौक। So Chinese government blocked free flow of information on the internet by placing restriction on popular website like Google and Yahoo. ठीक है, जैसे इंडिया में आपको हर तरह की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, इसी तरह चाइना में अवेलेबल नहीं है। वहाँ पे गूगल और याहू पे काफ़ी रिस्ट्रिक्शन है और वहाँ पे गवर्नमेंट के रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन है वो आसानी से नहीं मिलती। इसीलिए आप देखो जो टैंक बने हुए हैं उनके पहियों पे याहू लिखा हुआ है, गूगल लिखा है, सिस्को लिखा है, ठीक है। और जो वो लड़का झांकी मार रहा है वो किस में मार रहा है, तोप के मुंह में मार रहा है, ठीक है। तो यानी कि याहू गूगल वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाइना की नहीं दिखा सकते, चाइना में काफ़ी रिस्ट्रिक्शन उन पे रखी गई है, यानी आम आदमी को सरकार के कामों की ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती, ठीक है। द इमेज ऑफ टैंक एंड एन अनआर्म्ड स्टूडेंट रिमाइंड द रीडर
अनदर मेजर इवेंट इन रिसेंट चाइनीज हिस्ट्री। ठीक है, ये जैसे मैंने आपको बताया बीजिंग में एक थियानमेन चौक है, तो वहाँ पे कुछ स्टूडेंट प्रदर्शन कर रहे थे, तो उन प्रदर्शनकारियों पे वहाँ की सरकार ने क्या किया था, गोलियां तोपों से उड़वा दिया था उनको। उसके बाद एक और नेक्स्ट पेज पे आओ, 10 पेज पे, पेज नंबर 10, यहाँ पे भी एक कार्टून है, उसमें भी क्या है, वही एक आर्मी का एक मोटा सा सोल्जर दिखाया, अंदर एक कंकाल दिखाई दे रहा है। तो ये कंकाल किसका है, ये कंकाल डेमोक्रेसी का है, और ऊपर जो है ये मिलिट्री डिक्टेटर है, तानाशाह है, जिसने अपने अंदर नामचारे की डेमोक्रेसी, मरी डेमोक्रेसी रखी हुई है। This cartoon is from Brazil, a country that has long experience of dictatorship. यहाँ पे क्या था, डिक्टेटरशिप थी। It is entitled The Hidden Side of Dictatorship, which hidden side does this cartoon depicts, and it is necessary for every dictatorship to have a hidden side. Okay, so if possible, find out about the dictator including Pinochet in Chile and Jaruzelski in Poland and Sani Abacha in Nigeria and Ferdinand Marcos in Philippines. बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे तानाशाहियाँ थी। ठीक है, तो वहाँ पे यही होता था कि जैसे फिजी वाला केस तो हमने पढ़ा था, ठीक है, चिली वाला पढ़ा, जैसे चिली में पिनोशेट नाम का डिक्टेटर था। तो ये क्या है, डिक्टेटर होते हैं अपने अंदर क्या है, वैसे ही बस नामचारे की डेमोक्रेसी दिखाते हैं, जो कि बस एक तरह से डेड हो चुकी होती है। ओके, उसके बाद पेज नंबर 13, पेज नंबर 13 का जो कार्टून है, ये तो तुम्हें शक्लें देखने से ही पता लग जाएगा, इंडियन है ये तो। ठीक है, तो क्या है कि एक अपने इंडिया में आर के लक्ष्मण नाम के पर्सन थे, वो बहुत मशहूर कार्टूनिस्ट हुए हैं। वो कार्टून्स के जरिए क्या करते थे, गवर्नमेंट का मजाक बनाते थे, पॉलिसी का मजाक बनाते थे। तो यहाँ पे यही है। ठीक है, ये कार्टून कब बनाया था, जब हमारे इंडिपेंडेंस को 50 इयर्स हो गए थे। ठीक है, तो ये जो चेयर पे बैठे हुए हैं, आर के लक्ष्मण के कार्टून में ऐसा ही फेस होता था, ऊपर लीडर्स के फेस लगे हुए हैं, अखबार में लिखा 50 ग्लोरियस ईयर्स, टीवी वाले बोल रहे हैं यूनिटी, डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म, बट ऐसा कुछ है नहीं है, बस सब नामचारे का ही है। तो ऊपर इसकी डिटेल लिखी है रेड कलर में, द फेमस कार्टून बाय आर के लक्ष्मण comment on the celebration of 50 years of independence, how many image on the wall you can recognize। ऊपर बहुत सारी पिक्चर्स लगी हुई हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये कार्टून बना था इंडियन सिस्टम पे। ठीक है, तो ये आपको पिक्चर्स याद रखनी है, जो कि आपके एग्जाम में 1 या 2 पिक्चर पूछ सकते हैं, तो आपको ये पिक्चर्स की स्टोरी भी अच्छे से याद करनी है। ओके बेटा, तो फर्स्ट चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक यू।